केयर टेकर की हैसियत से महल में खासी जिम्मेदारियां मुझ पर थीं और मैं उन्हें बखूबी पूरा कर रहा था। इस दौरान मुझे ये भी पता नहीं चल सका कि जोजी कब वहां से चली गई। शाम को तकरीबन 3:30 बजे मुझे ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ। मैं उस वक्त महल में पाई बाग की सफाई करवा रहा था। मेरे मातहत अपनी कार्रवाई में मसरूफ थे। इशारा एक हल्की सी सीटी की शक्ल में मौसूल हुआ था। तहजीब ने मुझे ये ट्रांसमीटर ऑपरेट करने का तरीका बता दिया था। चुनाचे एक घने दरख्त की आड़ में पहुंचकर मैंने ट्रांसमीटर निकाला और उसका बटन दबा दिया। दूसरी तरफ से तहजीब की आवाज सुनाई दी, हेलो डियर, क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मसरूफ हूँ, तुम कब चली गई? बोली, दोपहर को मुझे तलब कर लिया गया था। मैंने कहा, गोया तुम्हारा काम शुरू हो चुका है। वो बोली, हाँ। मैंने कहा, ठीक है तहजीब, यहाँ भी कोई खास बात नहीं है। हाँ, ये तो बताओ फ्लॉयड और जोजी कहाँ हैं? वो बोली, हमने वॉल्ट मोबाइल के साथ साथ उन्हें भी यहाँ मुंतकिल कर दिया है। वैसे आज रात को एक खुसूसी मीटिंग की जा रही है जिसमें टू भी शरीक होगा। मैंने पूछा, किस सिलसिले में? बोली, उसकी तफसील मुझे अभी मौसूल नहीं हो सकी, मालूम होगी तो तुम्हें फौरन बताऊंगी। रात को जिस वक्त भी मीटिंग खत्म हुई मैं तुमसे राब्ता कायम करूंगी। मैंने कहा, सुनो तहजीब, हमें ये भी ख्याल रखना होगा कि कौन सा वक्त ट्रांसमीटर पर गुफ्तगू के लिए मुनासिब या नामुनासिब है। क्या उसका कोई जरिया नहीं हो सकता? बोली, हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। जब भी तुम्हें ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हो, सुर्ख बटन के करीब लगा हुआ सफेद बटन दबा देना। उससे हमें जवाबी इत्तला मिल जाएगी कि गुफ्तगू के लिए मौजूद वक्त नहीं है। मैंने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। तहजीब ने पूछा, और मुझसे दूर रहकर कुछ अजीब अजीब सा नहीं महसूस कर रहे? मैंने कहा, ये तमाम बातें फुर्सत के औकात के लिए उठा रखो तहजीब, अभी हमें इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। वो हंसने लगी। उसने कहा, अच्छा, फिर खुदा हाफिज। मैंने भी खुदा हाफिज कहकर ट्रांसमीटर बंद कर दिया। अब मेरा जहन उस मीटिंग में उलझ गया था जो असल वॉल्ट मोबाइल की मौजूदगी में होने वाली थी। सूरत हाल की ये तब्दीली मेरे लिए जरा सी परेशान कुन थी, क्योंकि मैं जनरल टेरिस से उसका मंशा पूरा करने का वादा कर चुका था। लेकिन ये सोचकर दिल को तसल्ली होती थी कि तहजीब मैल्कम एक्स आसानी से मेरे जाल से नहीं निकल सकेगी। वो जिन रास्तों पर चल पड़ी है, ऐसे रास्ते मौत के रास्ते होते हैं, और बदकिस्मती से उसकी ये मौत गालिबन मेरे ही हाथों लिखी हुई है। वक्त मुकर्रा पर मैं साउथ पार्क हेवन पहुंच गया। इस दौरान पहले की मानंद ये ख्याल रखा था कि कहीं मेरा ताक़ुब ना किया जा रहा हो। जनरल टेरिस को दिन में महल में नहीं देखा गया था। यकीनन वो अपने कामों में मसरूफ होगा। जब मैं वहां पहुंचा तो जनरल टेरिस और कैथी ब्राउन ने पुरमसरत अंदाज में मेरा इस्तकबाल किया। उनके चेहरे खिले हुए थे। गालिबन यहाँ यकजा होकर उन्हें ज़हनी सुकून भी मिला था। दोनों पुरतपाक अंदाज में मुझसे मिले और मुझे अंदर ले गए। जनरल टेरिस ने बैठते हुए कहा, कहो मिस्टर पार्को, दिन कैसा गुजरा? मैंने कहा, हस्बे मामूल, महल में कोई खास बात नहीं हुई। टेरिस बोला, मैं बाहर के मामलात का जायजा लेता रहा हूँ। दर हकीकत वॉल्ट मोबाइल को वक्त से पहले इस साजिश के इल्म हो जाने का जरिया एक जनरल ही बना था, जिसे बाद में मैंने हलाक करवा दिया। वॉल्ट मोबाइल इस हकीकत से आगाह हो गया था कि उसका तख्ता उलटने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद ही से उसने मौजूदा कार्रवाइयों का आगाज किया था। मैंने तुम्हारी हिदायत पर अमल करते हुए उस फलस्तीनी नौजवान को यहाँ बुलवाया है। पहले उससे मुलाकात करना पसंद करोगे या हमारे साथ एक दौर चलेगा? मैंने कहा, सॉरी जनरल, मैं शराब नहीं पीता। वो बोला, अच्छा, क्या वाकई? बहुत खूब। तो फिर वो कॉकटेल बेकार हो गई जो कैथी ब्राउन ने खुसूसी तौर पर तुम्हारे लिए मंगवाई थी। फिर अब ये बताओ कि हम तुम्हारी किस तरह खातिर मदारत करें? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, फलस्तीनी नौजवान से मुलाकात करवा के। जनरल ने कहा, उसके बावजूद कॉफी तो कम से कम पी ही लो। मैंने आमादगी जाहिर कर दी। तकरीबन आधा घंटा इसी तरह गुजर गया। कॉफी पीने के बाद जनरल ने मुझसे चलने के लिए कहा। उसने ये पूछ लिया था कि मैं तन्हा ही उससे मुलाकात करना चाहता हूँ या जनरल का साथ होना जरूरी है। इस पर मैंने जनरल टेरिस से यही कहा था कि अगर उसके दिल में कोई तरद्दुद पैदा ना हो तो मुझे नौजवान से तन्हा ही मिलने दे। जनरल ने बखुशी इस बात पर आमादगी जाहिर कर दी। थोड़ी देर के बाद वो मुझे एक ऐसे दरवाजे के पास ले गया जहां 2 खतरनाक आदमी मुसल्ला खड़े हुए थे। उन्होंने जनरल को देखकर फौरन दरवाजा खोल दिया और मैं अंदर दाखिल हो गया। एक नफीस किस्म की मसहरी पड़ी थी जिस पर वो नौजवान मौजूद था। मैंने पलटकर दरवाजा बंद किया और फिर आहिस्ता कदमों से उसकी जानिब बढ़ गया। नौजवान मुझे देखकर उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में कीना तोजी की झलक थी, चेहरे पर खतरनाक तासुरात थे। मेरे होंठों पर फैली हुई मुस्कुराहट देखकर शायद उसे और भी नफरत का एहसास हुआ हो। मैं उस बात की परवाह किए बगैर बिल्कुल उसके नजदीक पहुंच गया। मैंने नर्म लहजे में कहा, तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ? नौजवान खामोशी से मुझे घूरता रहा। फिर उसने कहा, फलस्तीन। मेरा नाम फलस्तीन है। मैंने कहा, खूब, बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। थोड़े ही फासले पर एक कुर्सी घसीट कर मैंने मसहरी के करीब कर ली और उस पर बैठ गया। कहा, मैं तुमसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। वो बोला, बेकार है, मैं किसी भी अहमकाना बात का जवाब नहीं दूंगा। मैंने कहा, ये फैसला तुमने कैसे कर लिया दोस्त कि मैं कोई अहमकाना बात करने आया हूँ?
وہ بولا تم سب لوگ جو کچھ کہنا چاہتے ہو مجھے اس کا پہلے ہی اندازہ ہے۔ میں نے کہا ڈیئر ابھی تک میں تمہارے نام سے واقف نہیں ہو سکا، لیکن بہرحال نام سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں میک اپ میں ہوں۔ اس سے پہلے جب تم گرفتار ہوئے تھے میں وہیں موجود تھا اور ایک اور شخص کی شکل میں تھا جس کو میکو یائے کہہ کر مخاطب کیا جا رہا تھا۔ غالباً تم اس شخص کو نہیں بھولے ہوگے جس نے ان دونوں یہودیوں میں سے ایک کو اس وقت روکا تھا جب وہ پستول نکال کر تم پر فائرنگ کرنا چاہتا تھا۔ میرے اس انکشاف پر نوجوان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے تبدیلی کے آثار نظر آئے، لیکن وہ صرف ایک ہی لمحے کی بات تھی۔ بولا کیا کہنا چاہتے ہو؟ میرے اوپر احسان جتانا مقصود ہے؟ میں نے کہا نہیں، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت تمہاری زندگی بچانے کے لیے میں نے بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا۔ میں نے اپنی شخصیت کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ اگر ان لوگوں کو مجھ پر شبہ ہو جاتا تو میرا وہ سارا منصوبہ ناکام ہو سکتا تھا جس کی تکمیل کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ وہ بولا میں تمہاری کوئی بات نہیں سمجھ سکا۔ میں نے کہا اگر میں تم سے یہ کہوں دوست کہ میرا تعلق بھی تنظیم آزادی فلسطین سے ہے تو یہ بتاؤ تمہیں یقین دلانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ نوجوان پھر چونکا۔ وہ دیر تک میرے چہرے پر نگاہیں جمائے رہا، پھر اس نے کہا میں اسے بھی تم لوگوں کی کوئی چال ہی تصور کروں گا۔ میں نے کہا مجھے اپنا میک اپ خراب کرنا پڑے گا ورنہ میں تمہیں اپنی اصل شکل بھی دکھا سکتا تھا۔ نوجوان بولا مجھے اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تم یہ بتاؤ یہ سب کچھ بتا کر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا تمہیں یہ باور کروانا چاہتا ہوں مسٹر فلسطین کہ میں بھی تمہارا شریک ہوں اور فاخرہ یعقوبی کے مشن میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہاں کسی اور مقصد کے تحت آیا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ والٹ موبائل یعنی گوئٹے ہل کا حکمران امریکی یہودیوں اور اسرائیلی ایجنٹوں کا ساتھی ہے اور یہاں اسرائیلی مفادات کے لیے خاص طور پر ایک ایٹمی پروگرام زیر عمل ہے، تو میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں اس کے خلاف کام کروں گا۔ تم جانتے ہو کہ ہم لوگ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں، اگر فلسطینی مفادات کے خلاف کام ہو رہا ہو تو اس کے خلاف مصروف عمل ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں ہیڈ کوارٹر سے ہدایات لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اتفاق سے فاخرہ یعقوبی کا نام میرے سامنے آیا جو یہاں یہودیوں کے خلاف مصروف ہیں اور گوٹے ہل کے حکمران اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ شاید تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے دوست کہ یہاں والٹ موبائل کی حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور ایک اور گروپ والٹ موبائل کا تختہ الٹ کر حکومت پر قابض ہونا چاہتا ہے۔ یہ گروپ ہمارے حق میں ہے، میں نے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے اس کا سہارا حاصل کر لیا ہے۔ اس وقت دو مختلف سوچ رکھنے والے لوگ وہاں موجود تھے جب تم اس عمارت کو ڈائنامائٹ کے ذریعے اڑانے کا پروگرام ترتیب دے رہے تھے۔ میں نے فوری طور پر تمہارے بچاؤ کو بندوبست کیا۔ اگر تم ذہن پر زور ڈالو تو تمہیں اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ وہ دونوں یہودی جن میں سے ایک کا نام کیرن شیمے اور دوسرے کا مائیکل جان تھا، انہیں تمہارے ہاتھوں قتل کروا دیا گیا، اور میں یہ اندازہ لگا چکا تھا کہ تم جیسا پرجوش نوجوان ان کے بس کی چیز نہیں ہے۔ میں نے ان دونوں کو بڑی ہوشیاری سے بے بس کر دیا تھا اور اس کے بعد تمہیں موقع دیا کہ تم اپنا کام مکمل کر لو۔ تمہیں اس کارروائی کے بعد بھی قتل کیا جا سکتا تھا، لیکن میں نے تمہارے تحفظ کا بندوبست کیا۔ نوجوان بولا میں تمہارا شکر گزار ہوں، لیکن تم اپنے آپ کو جس رنگ میں پیش کر رہے ہو اس سے پرہیز کرو ورنہ میں خود پر قابو نہیں رکھ سکوں گا۔ میں نے کہا اگر میں تمہیں بتا دوں کہ میں کون ہوں تو شاید تمہیں اپنے اس جملے پر شرمندگی ہو۔ وہ بولا کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب یہ کہ میں تنظیم آزادی فلسطین کے لیے کام کر چکا ہوں، ممکن ہے تم میرے نام سے واقف بھی ہو۔ نوجوان نے کہا کون ہو تم؟ اپنا نام بتاؤ۔ اب وہ کسی قدر متاثر نظر آ رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اب مجھے کیرن شیمے کا میک اپ اختیار کر کے اپنے مشن کا آغاز کرنا ہے، اس لیے اگر فلوئڈ پیٹرسن کا میک اپ اتار بھی دوں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں نے اپنے چہرے سے میک اپ اتارنا شروع کر دیا۔ نوجوان دلچسپ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، پھر میرا چہرہ اس کے سامنے آ گیا۔ وہ عجیب سی کشمکش کا شکار ہو گیا۔ دفتن اس کے بدن میں تھر تھری سی پڑ گئی۔ وہ اپنی جگہ سے کود کر اٹھا، پھرتی سے میرے قریب آیا اور اپنے ہاتھوں سے میرے چہرے کو ٹٹولنے لگا۔ اس نے ناخن سے کھرچ کھرچ کر میرے چہرے کو دیکھا، گردن کے قریب ٹٹولا، غالباً کسی نئے میک اپ ماسک کے بارے میں غور کر رہا تھا، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ اب میرا اصل چہرہ اس کے سامنے ہے تو اس نے بے اختیار میرے دونوں بازو پکڑ لیے۔ بولا میرے خدا، یہ تم ہی ہو؟ کیا یہ تم ہی ہو علی یار خان؟ اس کی آنکھیں حیرت سے ابلی پڑ رہی تھیں۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے کہا ہاں میں وہی خادم ہوں دوست جس نے اپنا مستقبل تاریک کر کے جہاد کے راستے اپنائے تھے۔ میں وہی پاکستانی نوجوان علی یار خان ہوں جس نے امریکہ کے ایبرن ہال میں یہودیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور اس کے بعد ایک نقشہ ترتیب دیا جس میں اسرائیل کے لیے فنا کی پیشن گوئی کی گئی تھی۔ اب بھی تم مجھے اپنا نام نہیں بتاؤ گے؟ نوجوان بے اختیار مجھ سے لپٹ گیا۔ بولا معافی چاہتا ہوں علی، معافی چاہتا ہوں، میں اتنا شرمندہ ہوں کہ بیان نہیں کر سکتا۔ تم علی، تم شاید یقین نہ کرو کہ یہ میری آرزو تھی، میری خواہش تھی۔ بھلا کون ہے تنظیم آزادی فلسطین میں جو تم سے واقف نہ ہو؟
जो तुम्हारी दिल से इज्जत न करता हो। अली, तुम हमारे दरमियान एक मकबूल शख्सियत हो। हम सब तुमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, तुम्हारे बारे में गुफ्तगू करते रहते हैं। तुमने हम सबके दिल मोह लिए हैं। मैंने मुस्कुराते हुए उसका शाना थपथपाया और बोला, मैं अभी तक तुम्हारे नाम से नावाकिफ हूँ मिस्टर फलस्तीन। नौजवान मुस्कुरा पड़ा और फिर न्याजमंदी से बोला, मेरा नाम ताहिर है, मैं फाखरा याकूबी के ग्रुप का एक रुकन हूँ। मैंने कहा, तुमसे मिलकर मुसर्रत हुई ताहिर, तुम जैसा पुरजोश नौजवान काबिल फख्र हैं। वैसे कैद के दौरान तुम्हारे साथ क्या सलूक हुआ? उसने कहा, इब्तिदाई कुछ वक्त तो बस यूं ही सा गुजरा, खाने पीने के लिए भी नहीं पूछा गया था, लेकिन उसके बाद न जाने क्या हुआ कि उन लोगों ने मेरी तरफ खुसूसी तवज्जो देना शुरू कर दी। खाने पीने के लिए मुझे पसंदीदा चीजें दी गईं और मेरे इलाज के सिलसिले में खासी मुस्तैदी का सबूत दिया गया। मैंने कहा, ये उस वक्त की बात है ताहिर जब मैंने जनरल टेरिस को शीशे में उतार लिया था। वो बोला, दुरुस्त, जनरल टेरिस ने ही बाद में मेरे साथ खासा बेहतर सलूक किया, लेकिन अली, आपने उन लोगों पर किस तरह काबू पाया? मैंने कहा, तफसील बहुत तवील है ताहिर। यूं समझ लो कि मैं फाखरा याकूबी के मिशन के सिलसिले में ही काम को आगे बढ़ा रहा हूं और खुदा की जात से उम्मीद है कि मैं कम से कम गोइटे हिल में इसराइलियों के कदम नहीं जमने दूंगा। मैं उस एटमी प्लांट को तबाही से दो चार कर दूंगा और इसके लिए बहुत मुख्तसर वक्त बाकी रह गया है। ताहिर ने कहा, क्या आप उस एटमी प्लांट के महले वकूअ से वाकिफ हो गए हैं? फाखरा याकूबी तो तवील अरसे से इस कोशिश में मसरूफ हैं कि उस जगह का पता चला लें, लेकिन कमबख्तों ने इतना खुफिया रखा है उस जगह को कि कहीं से उसका सुराग भी नहीं मिलता। मैंने कहा, तुम फिक्र मत करो ताहिर, ये मेरी जिम्मेदारी है। बहुत जल्द मैं फाखरा याकूबी को उस एटमी प्लांट की तफसील फराहम कर दूंगा। ताहिर ने कहा, अगर ऐसा हो जाए तो हम सुरखरू होकर वापस जाएंगे। इस मिशन में कामयाबी के लिए हमने बड़ी मेहनत की है और अब हम मायूसी की हुदूद में दाखिल हो चुके थे। हमारा काफी वक्त यहाँ सर्फ हो चुका है। मैंने कहा, ये बताओ ताहिर कि अब तुम्हें मेरे बारे में किसी किस्म का शुबा तो नहीं रहा? वो बोला, नहीं अली, कैसी बातें करते हैं आप। मैंने कहा, मेरा मकसद ये नहीं है। बेशक तुम अली यार खान पर एतमाद कर सकते हो, लेकिन तुम्हें ये यकीन आ चुका है कि मैं ही अली यार खान हूँ। उसने कहा, हाँ, आपकी तस्वीरें मैंने देखी हैं और आपने जो कुछ मुझे बताया है उसके बाद कोई शुबा नहीं रहता। मैंने कहा, तो फिर मैं तुम्हें मुख्तसरन अपने प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ। जनरल टेरिस वोल्टोमोबाइल का हरीफ है जो उसकी हुकूमत का तख्ता उलट कर जहाँ खुद काबिज होना चाहता है, और यही वो शख्स है जो गोइटे हिल में इसराइलियों की आमद को पसंद नहीं करता और नहीं चाहता कि गोइटे हिल में इसराइली एटमी प्लांट काम करे। वोल्टोमोबाइल अलबत्ता इसराइलियों के हक में है और पूरी तरह अमरीकी यहूदियों का आलायकार है। वोल्टोमोबाइल की हुकूमत को बरकरार रखने के लिए अमरीकन एजेंसी काम कर रही है। एक और तकरीबी इदारा ग्रीन पोल वोल्टोमोबाइल के मफादात के लिए मसरूफ़ कार है और मैं ग्रीन पोल ही में शमूलियत इख्तियार करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। एक तरह से मैं वोल्टोमोबाइल के मफाद के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन जब मुझे जनरल टेरिस के बारे में ये मालूमात हासिल हुई कि वो इसराइली मफादात का हामी नहीं है, तो मैंने एक दूसरे नाम से खुद को उससे मुतारिफ करवाया और उसे पेशकश की कि अगर वो इसराइली एटमी प्लांट को तबाह करने में मेरी मदद करे तो मैं उसके लिए काम कर सकता हूँ और उसके लाए हुए इनकलाब को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। जनरल टेरिस पूरी तरह मेरे साथ ताउन पर आमादा हो गया और उसके नतीजे में मैंने तुम्हें यहाँ बुलवा लिया। गालिबन अब सूरत हाल किसी हद तक तुम्हारी समझ में आ गई होगी। अब मुझे तुमसे इस बारे में मशवरे करना है। वो बोला, अली, मैं आपको भला क्या मशवरा दे सकता हूँ? आप जो कुछ भी फैसला करें मुझे उसके लिए हुक्म दें। वैसे क्या मेरा यहाँ कैद रहना जरूरी है? मैं जानता हूँ कि मेरी अदम मौजूदगी और उस इमारत को उड़ाने की नाकाम कोशिश ने फाखरा याकूबी की कमर तोड़ दी होगी। वो वैसे ही काफी बददिल हो चुकी है, उन्हें मेरी खैरियत की इत्तला मिलना जरूरी है। मैंने कहा, उसकी फिक्र मत करो ताहिर, बस यूं समझ लो कि अब तुम आजाद हो। हम कोई मुनासिब फैसला करने के बाद यहाँ से चल सकते हैं और फाखरा याकूबी से मुलाकात कर सकते हैं। वैसे क्या उनसे मुलाकात आसान होगी? ताहिर ने इंकिशाफ किया, हाँ, वो यहीं गोइटे हिल में मौजूद हैं। मेरा दिल मुसर्रत से धड़कने लगा। मेरे मकसद की तकमील अब करीब थी। हालात मेरे हक में होते जा रहे थे और मैं तंजीम से अलग रहकर भी उसकी खिदमत करने का फख्र हासिल कर रहा था। जनरल टेरिस तकरीबन काबू में आ चुका था। फाखरा याकूबी के बारे में भी इल्म हो चुका था। इस तरह इसराइली एटमी प्लांट की तबाही नजदीक आ गई थी। ग्रीन पोल में आकर बहुत से फायदे हुए थे। ऑलिव हार्वर्ड मुझे फ्रांस लाकर बहुत खुश था, लेकिन बिलाखिर मुंह देखता रह गया था। उसके अलावा तंजीम के लिए एक अहम काम करने का मौका मिला था। ताहिर अकीदत भरी निगाहों से मुझे देख रहा था। मैंने कहा, तो फिर तुम यहाँ से चलने के लिए तैयार हो? वो बोला, मैं तैयार हूँ अली, मगर तुम्हारा मेकअप? मैंने कहा, हाँ, मुझे इस सिलसिले में कुछ परेशानी होगी, लेकिन कोशिश करता हूँ कि कुछ करूँ। थोड़ी देर इंतजार करो, मैं अभी वापस आता हूँ। असल शक्ल में उन लोगों के सामने जाना किसी उलझन का बायस बन सकता था।
लेकिन टेरिस और कैथी ब्राउन अब मेरे कब्जे में थे, इसलिए ज्यादा फिक्र की बात नहीं थी। बाहर निकला तो मुहाफिज चौंक पड़ा, लेकिन मैंने सर्द लहजे में कहा, दरवाजा बंद कर दो। मुहाफिजों ने मेरी हिदायत पर फौरी अमल किया, लेकिन वो दूर तक मुझे देखते रहे थे। जनरल टेरिस कैथी ब्राउन के कमरे में मौजूद था। मैं अंदर दाखिल हुआ तो दोनों उछल पड़े। टेरिस ने मुंह से कुछ न कहा, लेकिन वो खड़ा हो गया। मैंने कहा, सॉरी जनरल, मैं पार्को हूँ। वो बोला, खुदा की पनाह, तुम इंसान हो पार्को या? मैंने कहा, जरूरत जनरल, इसके बगैर कोई चारा कार नहीं था। वो बोला, लेकिन मेकअप का सामान वो कहाँ से आया तुम्हारे पास? मैंने कहा, मेकअप उतार दिया है मैंने, ये मेरी असल शक्ल है। कैथी वाकई उछल पड़ी। क्या वाकई? मैंने कहा, हाँ। बोली, इसका मतलब है वो लड़की भी तुम्हारी असल शक्ल से वाकिफ नहीं है। मैं मुस्कुराता रहा। फिर मैंने कहा, असली शक्ल एक बेकार मौजू है मैडम ब्राउन। जनरल, मुझे मेकअप का सामान दरकार होगा, क्या आप उसका बंदोबस्त कर सकते हैं? जनरल ने कहा, मैं उन चीजों से नावाकिफ हूँ, जो कुछ तुम्हें दरकार हो लिख कर दे दो, मैं मंगवा दूंगा। मैंने कहा, मैं इस नौजवान को अपने साथ ले जाऊंगा जनरल, फाखरा याकूबी से मुलाकात करूंगा और उसे तमाम सूरत हाल बता दूंगा। इस तरह एटमी प्लांट की तबाही की जिम्मेदारी वो संभाल लेगी। ये काम मैं आपके लिए नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि गोटे हिल की हुकूमत संभालने के बाद आपको बहुत सी उलझनों में गिरफ्तार होना पड़ेगा और आप बेहद मसरूफ हो जाएंगे। ये काम उससे कबल ही हो जाए तो बेहतर है। हो सकता है जब आप कामयाब हो जाएं तो ये लोग उस वक्त की सूरत हाल के पेश नजर कोई नई चाल चलने की कोशिश करें। जाहिर है अमरीकी इस मामले में मुलव्वस हैं, इसलिए इन मामलात को हम सिर्फ फलस्तीनी मुजाहिद पर छोड़ देते हैं। यूं आप फौरी तौर पर एटमी प्लांट की तबाही के जिम्मेदार भी करार नहीं पाएंगे। जनरल ने कहा, जो तुम्हारी मर्जी। अभी मैं कैथी से यही कह रहा था। और हाँ, मेकअप का सामान फौरन मंगवाना है क्या? मैंने कहा, नहीं, इसमें कुछ देर भी लग जाए तो कोई हर्ज नहीं है। फिलहाल मैं इस इमारत को अपने लिए इस्तेमाल करूंगा, आपको कोई एतराज तो नहीं? जनरल की बजाय कैथी ने जवाब दिया, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने कहा, पहले मैं फाखरा याकूबी से मुलाकात करूंगा, उसके लिए मैं इस नौजवान को साथ ले जाऊंगा और उसके बाद जैसा भी मुमकिन हुआ मैं वापस आकर आपको इत्तला दूंगा। जनरल टेरिस ने कहा, कैथी ब्राउन से राब्ते के लिए मैंने एक खुसूसी प्रोग्राम तरतीब दे लिया है जो ज्यादा महफूज होगा। तुम भी उसी जरिए से मुझसे राब्ता कायम कर सकते हो। इसका इंतजाम मैं थोड़ी देर के बाद करूंगा। मैंने कहा, तो फिर फिलहाल आप मेरे लिए एक गाड़ी का बंदोबस्त कर दें, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। जनरल टेरिस ने इस बात में गर्दन हिलाई, फिर बोला, मैं गाड़ियां देने वाली एक प्राइवेट कंपनी से एक कार मंगवा लेता हूं ताकि उस पर किसी को शुबा न हो सके। मैंने कहा, यह मुनासिब होगा। जनरल टेरिस फोन पर किसी से गुफ्तगू करने लगा। आधे घंटे के बाद कार पहुंच गई। हमने ड्राइवर को वापस कर दिया था और कार अपनी तहवील में ले ली थी। नौजवान ताहिर को जब कमरे से निकाला गया तो उसे इस बात का यकीन नहीं था कि वो रिहा हो चुका है। उसके चेहरे पर मुसर्रत के आसार थे। हमें ये सफर निहायत मोहतात अंदाज में करना था। जनरल ने फराख दिली से काम लेते हुए ताहिर से भी मुसाफा किया और फिर हमें पिस्तौल फराहम कर दिए गए जो हमारी किसी भी जरूरत पर काम आ सकते थे। ताहिर कुर्बान हुआ जा रहा था। रास्ते में भी उसने अपनी अकीदत का इजहार करते हुए कहा, अली, यूं महसूस होता है जैसे आपकी शख्सियत मुजस्सम शहर है। ऐसे ऐसे लोगों को भी आप राम कर लेते हैं जिन्हें सिर्फ एक मुंह जोर घोड़ा ही कहा जा सकता है और उनके बारे में ये सोचा जा सकता है कि वो राम नहीं हो सकते। मैं मुस्कुरा कर खामोश हो गया। चंद लम्हे की खामोशी के बाद मैंने सुकूत तोड़ा। कहा, तुम मोहतात अंदाज में ड्राइविंग करो। बेहतर यह है कि पहले हम कार को मुख्तलिफ इलाकों में घुमाते रहें ताकि ये अंदाजा हो जाए कि हमारा ताकुब तो नहीं किया जा रहा। ताहिर ने कहा, बेहतर है। ड्राइविंग वही कर रहा था और पूरी तरह अकब और अतराफ से चौकन्ना था। फिर मैंने ताहिर से पूछा, फाखरा याकूबी कहाँ कयाम पजीर है? उसने कहा, गोटे हिल के मशरकी इलाके में कैनन हॉल नामी एक इमारत है। ये इमारत एक अरब ताजिर की है जो घोड़ों का कारोबार करता है और मकामी नस्ल के घोड़े मुख्तलिफ मुल्कों को सप्लाई करता है। फाखरा याकूबी ने उससे राब्ता कायम किया है। वो शख्स हमारे साथ भरपूर ताउन कर रहा है और उसके खुफिया तहखाने में हमने अपना हेडक्वार्टर बना रखा है। कैनन हॉल नामी इमारत कदीम तर्ज का नमूना थी। बड़े बड़े सतूनों पर तामीर उस इमारत के वसीओ अरीज अहाते में हमें कई अफराद नजर आए। जब हमारी कार गेट पर पहुंची तो दो आदमियों ने आगे बढ़कर उसमें झांका और पूरी तरह उसकी तलाशी ले डाली। शायद वो ताहिर को नहीं पहचानते थे। ताहिर ने जब कुछ मखसूस अल्फाज दोहराए तो उन्होंने उसे अंदर जाने की इजाजत दे दी। ये तमाम एहतियाती तदाबीर सिर्फ फलस्तीनियों की वजह से की गई थी, वरना घोड़ों का अरबी ताजिर गोटे हिल में तवील अरसे से एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा था। कार पोर्च में रोकने के बाद ताहिर मेरे सामने नीचे उतर आया और हम दोनों अजीमुशान बरामदे की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए
اور شیئر کرنا مت بھولیے. کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی. اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے.